राशि में बढ़ोतरी हुई है, मगर पूरा बजट पढ़ने पर इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाई पड़ता और ऐसा लगता है कि एक सामान्य बजट है, कोई नई घोषणा नहीं है इसमें और कोई नई स्कीम भी नहीं ली गई है। जो पहले बजट में कहा गया है उसी को दोहराया गया है और जो अलॉटमेंट है, अलग अलग विभागों में आवंटन है, उस आवंटन को ही बजट में दर्शा के बजट को बड़ा बना दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये बजट पहले से कुछ फर्क लाएगा, पहले जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बजट के भाषण और बजट के आंकड़ों से आप इतर जाकर देखिएगा तो हर साल बजट का एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। पिछले साल के बजट की एक्शन टेकन रिपोर्ट आई थी और मुझे लगता है कि 95% जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं लागू नहीं हुई हैं। मेरे पास विभागवार डाटा है कि कितनी घोषणाओं के बारे में कहा गया था बजट में कि ये घोषणा हम लागू करेंगे और कितना लागू नहीं हुई हैं। तो अगर घोषणाएं लागू नहीं होंगी और जो बजट में राशि आवंटित की जाएगी वो राशि उस मद में खर्च नहीं होकर कहीं किसी दूसरे मद में खर्च हो जाएगी, तो इससे जो बजट का प्रभाव है वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने कई मुद्दों को इसके पहले उठाया है कि आखिर बजट के पैसे जा कहाँ रहे हैं। जिन घोषणाओं को आप कर रहे हैं वो क्रियान्वित हुई नहीं है एक साल में, और हमने जहाँ तक पिछले साल के बजट की घोषणाओं को देखकर एक मैंने टेबल बनाया है, इसमें 68 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। केवल 8 घोषणाएं इसमें से सरजमीन पर लागू हुई हैं विभागों में। बाकी 59 योजनाएं जो हैं ये योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं, मतलब अभी तक साल भर के भीतर और जिस उद्देश्य से ये घोषित की गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो यही स्थिति है, इसलिए बजट का महत्व यही है। सही कह रहे हैं कि आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, मगर यह बजट तो केवल आंकड़ों का पुलिंदा ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट के बारे में जो विशेषण देती है, ये बजट हमारा आउटकम बजट है, तो इसको आउटकम बजट बनाना चाहिए। पिछले 2-3 साल के बजट को भी देखना चाहिए कि हमारे पैसे कितने खर्च हुए, कितने बाकी हैं, नहीं तो इसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप सब लोगों ने बजट भाषण को सुना भी है और शायद पढ़े भी, तो हम भी पूरा बैठ करके मैं सुन भी रहा था और संजोग से उसी समय पुस्तक भी मिल गया था बजट भाषण की, तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में, ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी करता है, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अबुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिसोम बजट। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है, तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ भी है नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने एक बात को बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती है, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से जो प्राप्त होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से, उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया
यानी इनको प्राप्त हो चुका है 89%, जिसकी जो अभी बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, क्योंकि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना है और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है सेंट्रल असिस्ट, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है, तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया कि अगर विकास नहीं हो रहा है उसके कारण केंद्र है, ये उन्होंने कोशिश किया। लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों के बीच मैंने बताया, जो सेंटर उनका जो शेयर है टैक्सेस में, वो इनको मिल रहा है, मिला हुआ है। उसके बाद सेंट्रल से जो मिलता है वो ग्रांट एंड एड मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं अलग अलग मद में, किसी में 50-50 है, किसी में 60-40 है, यानी इस प्रकार के जो ग्रांट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मैचिंग ग्रांट पैसा डालती है और खर्च करती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब वो भेजती है तब फिर केंद्र वहां से पैसा उनको भेजते। तो सेंट्रल इन एड में ग्रांट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया की इन्होंने टारगेट रखा था कि हम केंद्र से लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं करते और काम करेंगे, ग्रांट लगाएंगे तो पैसा उनको मिल सकता है, तो इसमें से सबसे कम हमने अभी तक पैसा लिया है, मात्र 32% पैसा इन्होंने ले पाया है। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की कामकाज कैसे चलता है। तो जिसके वो रोना रो रहे थे कि हमको इतना 11,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, भाई आपको कैसे मिलेगा? सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि पैसा किस प्रकार से मिलता है, ग्रांट एंड एड में कैसे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की वो बातें करते हैं। बाबूलाल जी, आप पहले मुख्यमंत्री रहे, मैचिंग एड क्या पैसा नहीं है सरकार के पास, इस वजह से नहीं हो रहा है, या सरकार अब ये इनको बतानी पड़ेगी ना क्या मामला है। अभी तो बताया कितना बोला, 91,000 करोड़ रुपया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया मई योजना को बात कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी विधानसभा में बोल रहे थे बजट वित्त मंत्री, आप सब लोगों ने सुना है, बता रहे पैसा मेरे पास है। वित्त मंत्री अभी सदन में बोल रहे थे बड़ी बड़ी आवाजों में, भाई आपके पास पैसा है तो ये ग्रांट एंड एड तो आराम से आप ले सकते थे। तो कहने का अर्थ है ये काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास पैसा है, वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो फिर वो कैसे पैसा ले सकते हैं? आइए अब मैं वर्क की बात बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप सबको समझ में चाहिए। बजट क्या होता है? आय व्यय होता है। पैसा प्राप्त करती है सरकार और व्यय करती है, किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है, किन किन मदों में व्यय करती है, इस बात पर हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है, वर्ष 2026-27 की जो 1,58,580 करोड़ रुपया का इनका बजट है, अब उसमें से रेवेन्यू जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय 1,20,851.90 करोड़ रुपया का इन्होंने प्रोविजन रखा है। यानी 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपया का इनका राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय मतलब क्या है? वेतन इत्यादि में जो खर्च होते हैं
उसके बाद पूंजीगत ब्याज, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो बातें करते हैं, वो 37,708.10 करोड़ रुपया यानी 10 लाख रुपया का ये प्रस्ताव किया हुआ है पूंजीगत ब्याज। हम आपको 25-26 पर ले जाते हैं तो 25-26 में इनका पास क्या था? राजस्व व्यय 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपया। उसमें इन्होंने बढ़ाया है 1,20,085 1,20,851.90 करोड़ रुपया, यानी पिछले की तुलना में 9% की उसमें वृद्धि की है। और वहीं जब आप पूंजीगत ब्याज, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिसे सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार क्रिएट करती है, उसमें 37,708 करोड़ रुपया की इस बार रखा है। पिछले साल था, पिछले साल इनका था पूंजीगत व्यय 34,763 करोड़ रुपया, यानी उसमें से 3 करोड़ रुपया के 300 करोड़ रुपया के 3,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी उन्होंने दिखाया है, जिसको प्रतिशत में उन्होंने बताया है कितना, क्या कहते हैं, 7.8%। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने पैसा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बजट का एक्सपेंडिचर है 2025-26 का, ये आपका जनवरी तक का है, 31 जनवरी 2026 तक। अभी तक इन्होंने खर्च कितना किया है? 50.29%। बता रहा है वित्त मंत्री सदन में कि पैसा मेरे पास है, पैसा की कोई कमी नहीं है। खर्च कितना दिखा रहा है? 50.29%। ये है 31 मार्च तक की। अब ये फरवरी चल रहा है, मार्च समाप्त होगी, यानी 2 महीना में और कितना खर्च होगा? 12 महीना में इनका 10 महीना में यानी 5% की रेशियो से इनका खर्च हुआ है। अगर हम 10 महीना का हिसाब करते हैं मोटा मोटी, जैसे हम सब लोगों का जैसा गणित है, तो 2 महीना में और 10% खर्च होगा इनका, यानी 60% खर्च करेंगे। बाकी पैसा तो यूं ही, तो क्या कर रहे हैं ये? बाकी बजट पढ़ लीजिए, बाकी सुना लीजिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं लोगों से, भाई हम लोग, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, हम भी विधायक हैं। क्षेत्र में जाइएगा, लोगों की क्या मांग है कि साहब ये रोड बनना चाहिए हम लोगों की। ये रोड एकदम खराब हो गया है, 15 वर्षों से नहीं बन रहा है, टूट गया है रोड। यहाँ नदी नाला में पुल पुलिया है, बिना पुल के बच्चे नहीं जा पाते हैं। बरसात होता है तो वहाँ से आना जाना बंद हो जाता है, लोग बीमार होते वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज ये सरकार की निकम्मेपन है, ये साफ दर्शाता है। इसलिए मैंने आप सबके समझ ये 2 दस्तावेज रखा, और उन्होंने जो बजट भाषण दिया है उसका जो मुख्य अंश था वो मैं आप सब लोगों के समझ रखा है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सरकार जो बता रही है वैसा नहीं है, बात बड़ी बड़ी करते हैं और काम ये कुछ भी नहीं करती है। आरोप तो आप पे भी चस्पा हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप आड़े हाथों ले लेते हैं। जहाँ सरकार को इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट करने की, वहाँ जमीन का मुद्दा उठा देते हैं। जहाँ सड़क बनना होता है वहाँ लैंड एक्विजिशन का मुद्दा उठा देते हैं। जहाँ डेवलपमेंट वर्क होना होता है विपक्ष एकदम विरोध में खड़ा होता है, साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, कहीं भी सड़क सरकार बना रही है तो आपने नहीं देखा होगा कि पब्लिक ने कोई विरोध किया होगा, जो कि हर लोगों को पता है सड़क बनना चाहिए। हम किसी के खेत पर ये चाहते हैं कि भाई हम उद्योग लगाएंगे, तो हम कहते हैं भाई झारखंड में बंजर भूमि की कमी नहीं है, आप वहाँ बनाइए। आपको लगता है कि मेरे पास जमीन नहीं है, तो आप एक बार विज्ञापन ही निकालिए, जमीन मांगिए कि भाई हमारे पास, हम ये उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए 1000 एकड़ जमीन। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको देखेंगे कई लोगों का, कई गाँव से एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगी कि हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, मेरे पास इतनी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे यहाँ अस्पताल खोलिए, हमारे पास इतने सारे लोग हैं। इसलिए लोगों को ज़मीन की कोई कमी नहीं है।
लेकिन हम तो इतना ही कहते हैं कि जो खेती की जमीन है, जिनका जीविकोपार्जन का साधन एकमात्र खेत है, आप उसको उजाड़ेंगे तो लोग विरोध करेगा। सरकार का मैनिफेस्टो संकल्प आपको बजट में दिखता है या लगता है कि वो अलग था वोट लेते समय और बजट अलग है? वोट लेते समय का तो मैंने अभी रखा भी नहीं, बोला भी नहीं। उस समय तो लंबी लंबी घोषणाएं की थी, उस सारे अगर निकाल करके मैं बताने लगूं तो फिर लगेगा कि बहुत समय, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इतना ही अभी आप लोगों को बताऊंगा जितना उन्होंने बात किया, जितना आप सब लोग आसानी से जनता तक भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बजट 26-27 का जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया, आप देखेंगे कि आंकड़ों का ही खेल दिख रहा था, नयापन कुछ नहीं था। पिछले 25-26 का जो बजट पेश हुआ था, आप देखिए पूरा झारखंड में वित्तीय कुप्रबंधन के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क में अगर आप आरयू विभाग में देखेंगे तो कोई 1 इंच काम नहीं कर रहा है। पूरा पिछला साल माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हों, 1 किलोमीटर भी नई रोड की अनुशंसा सरकार ने नहीं ली और ना बना पाया। मैया योजना में एक नाम नया नहीं जोड़ पाया। आप सोचिए कि हर महीना 70 से 80 हज़ार महिला 50 साल की उम्र क्रॉस कर रही है। 26 लाख महिलाओं का नाम जो काटा गया। तो क्या सरकार ये बताएगी कि इस बार जो इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात की है, मैया योजना का पोर्टल खुलेगा ताकि जो एलिजिबल है, जो 18 से 50 साल की उम्र की महिला है, उनको नाम जोड़ा जाएगा? तो इन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट बात नहीं कहा, कविता सुना रहे थे और झारखंड की जनता इनकी कविता सुनते सुनते अब बोर हो गई है। निश्चित तौर पर ये जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। जनता के लिए है और धरातल तक जाने वाला बजट है, संतोषजनक बजट है। मुझे तो लगता है या हम लोगों को लगता है कि बहुत निराशाजनक बजट है। वही सारे पुराने चीज़ हैं, आंकड़ों का हेर फेर किया गया, कविताएं पढ़ी गई और कोई आधारभूत संरचना जिससे विकसित हो झारखंड में, बहुत बड़ा कोई रोजगार के रास्ता दिखे युवाओं को, ऐसा कुछ लगता नहीं है। केवल घोषणाएं हैं। अब इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने घोषणा किया पेट स्कैन लगाऊंगा। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, संसाधन की कमी है। पेट स्कैन के नाम पर करोड़ों की खरीदारी होगी, कुछ कमीशन बनेगा उसमें। पहले आप डॉक्टर्स की बहाली करो भैया, हर अस्पताल में आपके डॉक्टर्स हों। आपने, जैसे मैं धनबाद से हूँ, वहाँ के अस्पताल में घोर कमी डॉक्टर्स की है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, पेट स्कैन कौन करेगा? आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना धनबाद में, और वहाँ पे इक्विपमेंट्स आ करके रखे अब वो एक्सपायर हो गए, उनका गारंटी पीरियड ख़त्म हो गया, अभी तक उसके इनके इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते अगर हम आधारभूत संरचना विकसित करने की तरफ कोई घोषणा करते, यहाँ घंटों घंटों ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं, तो इस बजट से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। ये निराशावादी जब बजट है, केवल आंकड़ों का हेर फेर है और कुछ कवियों के कविताएं उसमें दी गई हैं, वो पढ़ने में अच्छा, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं है। देखिए, 25 साल के झारखंड का यह युवा बजट विशेष करके ग्रामीण लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। महात्मा जी की जो कथन है या उनकी सोच है कि गांव में हमारी आत्मा बसती है, और हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन बल्कि गांव में रहने वालों के ज़िंदगी को में भी बदलाव लाएं। उसी का प्रतिबिंब आज का यह बजट है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी को, कि उन्होंने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को विशेष महत्व दिया है। क्योंकि जब ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सिर्फ सड़क नहीं बनता, बल्कि उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। बच्चे सही से स्कूल जा सकें, अस्पताल लोग समय पर पहुँचें, और रोज़गार और बाज़ार
से जो कनेक्शन है, महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ाने का, रोज़गार से जोड़ने का, इन तमाम चीज़ों में हम लोगों को सुधार दिखता है। पंचायत के डिजिटलाइजेशन के लिए उस पंचायत भवन जो है उनको और सुदृढ़ करने की बात को कवर किया गया है। और भी कई विशेष बात इस बजट की हैं जो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के स्पीच में सुना। बाल बजट, जेंडर बजटिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। महिला जेंडर बजटिंग की बात करें तो महिलाओं के लिए 232 स्कीम के माध्यम से आज 34,000 करोड़ रुपए राज्य ने महिलाओं के योजनाओं को दिया है। ये ऐतिहासिक है। चाइल्ड बजटिंग की बात करें तो 10% 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि 132 स्कीम्स जो बच्चों से संबंधित है उसके लिए किया गया है। तो एक बिल्कुल समावेशी यह बजट है और ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक यह बजट है। ये लोगों के आगे भविष्य को उज्जवल करने में, गाँव को सशक्त करने में और गाँव को ही सिर्फ बदलने नहीं बल्कि गाँव में रहने वालों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बजट बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। महिलाओं पे इस तरह तेज आ गया है, जब इक्वलिटी आ जाएगा या फिर आपको लगता है कि एक जेंडर वाकई में यहाँ हावी हो जाएगा? देखिए, अब बात बराबरी की होनी चाहिए। जो जेंडर बजटिंग है हम लोग इस बार 35% पे देख रहे हैं, लेकिन अगर इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो इस राज्य की महिलाओं को भी आगे बराबरी से बढ़ाना पड़ेगा। जिन समाज में महिलाएं अपना योगदान करती हैं, घर परिवारों को तो देख ही रही हैं, लेकिन समाज में भी वो कई तरह के योगदान कर सकती हैं, रोज़गार के माध्यम से, स्वरोज़गार के माध्यम से। तो वो जो हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स है, वो जिन राज्यों ने प्राथमिकता दी है वहाँ पर आपको बड़ा बदलाव वहाँ उन राज्यों में दिखा गया है। और मुझे लगता है झारखंड देश के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाएगा इस तरह के बजटिंग से। वित्त मंत्री के बजटीय भाषण के दौरान केंद्र पर कई बार निशाना साधा गया, खासतौर पर बकाये के सवाल पर। देखिए, बकाया तो है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तमाम क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी करीब 1300 करोड़ रुपए मार्च के पहले झारखंड को आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों ने सभी क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है। मैं अपने विभाग की बात कर रही हूँ, पंचायती राज से, लेकिन हमारे पास अभी 400 कुछ करोड़ का ही सैंक्शन या अप्रूवल आया हुआ है। उसमें से 2,500 करोड़ पहले आए हैं, 250 करोड़ पहले आए हैं, 250 अब आने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी ऐसे और 8 इंस्टॉलमेंट्स मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए थे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे विभाग ने हर एक उस क्राइटेरिया को पूरा किया था जो केंद्र हम लोगों से मांग करता है। धन्यवाद। बजट से इरफान जी कितना उत्साहित हैं, उनके विभाग की अपेक्षाएं कितनी पूरी होगी, या आपको लगता है उसमें कुछ कटौती होगी या कुछ और बड़ा हिस्सा आपके नाम आना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं थैंक्स दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया जनता के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, माताओं और बहनों के हित में ये बजट पेश किया गया, जिसमें सभी सेक्टर को राशि दी गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बना है और हरा बजट कहिए इसको, दिलों को हरा कर देता है ये बजट। जब आप देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं, तो लगा कि नहीं, इस बजट में कुछ तो अच्छा है। और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की हम तुलना करें तो हमें लगता है झारखंड हावी हो गया है। सभी डिपार्टमेंट का ख्याल रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, मतलब कह सकते हैं कि जो बजट है ये एक लंबी लकीर खींचेगा आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे स्वास्थ्य विभाग में भी हमने कहा था कि मेरा जो बजट है उसको सरप्लस कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में मुझे बेहतर से बेहतर करना है। लेकिन 500 करोड़ बढ़ा है, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग उसमें बेहतर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो फोकस था, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस था कि कैंसर को ठीक ठाक करो, उस पर भी पैसा दिए गए हैं। दूसरा है कि आप देखिए, गांव में हम लोगों ने अबुआ मेडिकल शॉप खोलने का प्रावधान इसमें है। पहले फेज में हम लोग 745 अबुआ मेडिकल स्टोर हम लोग खोलेंगे और फिर दूसरे फेज में हम लोग और खोलेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये अच्छा बजट पेश किया गया है,
ये बजट एक लंबी लकीर खींचेगा, जनता की भावनाओं का इसमें सम्मान किया गया है। विपक्ष कह रहा है कि पुराना पैसा तो खर्च ही नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे इरफान जी? नहीं देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता, कभी विपक्ष कभी हम लोग अच्छा बोलेगा क्या? उनको तो इरफान फोबिया हो गया है। जब तक इरफान अंसारी को गाली नहीं दे विपक्ष तो उसका खाना पचता नहीं है। तो आई डैम केयर वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। ज्यादातर घोषणाएं जो है वो पुरानी ही है, कुछ नया घोषणा नहीं है सर। कौन सा? कोई भी जो नया घोषणा जो है वो सारी घोषणाएं पुरानी ही है, नया कुछ घोषणा नहीं हुआ। नया क्या? अब देखिए, जो बजट है अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में सब नया चाहिए हो गया। राशि बढ़ा है, नया कुछ आएगा तो दिया जाएगा। अब मैं तो ये कहूँगा निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया है, उनके बजट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा बजट लाख गुना अच्छा बजट है हमारा। हाँ, ये देखिए कल 7:30 बजे ये घटना घटी है। एक विमान जो है हमारा एम्बुलेंस वो क्रैश कर गया, उसमें 7 लोग सवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर्स भी थे उसमें, हमारे विभाग के डॉक्टर्स भी थे। एक पायलट, को पायलट, डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट, कुल मिला के 7 परिवार थे। जैसी मुझे जानकारी मिली हमने अवगत कराया, विभाग को अवगत कराया। लोकप्रिय मुखर्जी जी ने मेरी वार्ता हुई उनसे, और वहीं से 400 किलोमीटर मैं वहाँ से निकल गया। जंगल में कोई नहीं था और ट्रैक हो गया। हमारे तंत्र ने ट्रैक किया, डीसी, एसपी, हमारे जिला के प्रशासन, हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, हमारा एम्बुलेंस वहाँ पहले पहुँच चुका था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में बॉडी रिकवर हुआ और हम लोग बॉडी को पहले वहाँ से रेस्क्यू कराकर हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर ने देखा और वहाँ पे 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मैं विपक्षी साथियों से कहूँगा, देखिए आज अगर हमारे पास हॉस्पिटल होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ और ख़ास करके विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ, आज मैं जो आंसू देखा हूँ, एक एक्जीक्यूटिव का बेटा, बताइए, वही एक्जीक्यूटिव है, उनका बेटा डेथ कर गया। प्लेन जो है वो चक्कर लगा रहा था और तेल निकाल दिया, नहीं तो वहीं बॉडी भी नहीं मिलता। लोगों के घरों में तेल गिर रहा था, जो लोग बता रहे हैं मुझे। तो मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ के सेक्टर में हमारे जो विपक्षी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि पॉलिटिक्स मत कीजिए, हेल्थ को सुधारने दीजिए मुझे। अगर आज 20 साल पहले ये लोग हॉस्पिटल बना दिए होते, आप लोग मेरा खामियां निकालते हैं, लेकिन कभी इरफान सर की भावनाओं से आप लोग अवगत नहीं होते हैं। मेरी मंशा क्या, मैं अपने घर नहीं बना रहा हूँ। अब कहें कि मेरा जमीन, अरे क्या बात करते हैं, आपका जमीन, मेरा जमीन, तेरा जमीन, क्या? झारखंड बहुत बड़ा झारखंड है हमारा। और रिम्स 2 मैं आग्रह करूँगा, मैंने आज जो माँ बाप के आंसू देखे, वो पिता के मैंने आंसू देखे, वो माँ का मैंने आंसू देखे, वो बहन का मैं आंसू देखा हूँ। आज मैं अंदर से मैं बौखला गया हूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मुझे हॉस्पिटल बनाने दीजिए। जब आप नहीं बना सके, मैं बना रहा हूँ, तो आप ज़मीन के बारे में बात करेंगे, ये ज़मीन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैं हाथ जोड़ कर मैं विनती करता हूँ कि मुझे काम करने दीजिए, मेरे काम में बाधा मत बनिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। दूसरा ये है कि प्लेन क्रैश किया, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, क्रैश हो गई। मुंबई में आपने देखा होगा चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। झारखंड में भी चार्टर प्लेन क्रैश कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से मेरा मांग होगा कि नगर उड्डयन मंत्री कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है आपका? मैं नहीं जानता हूं मंत्री को। क्यों ऐसा कर दिया आप लोगों ने? पूरा एविएशन विभाग लगता है कि कोई नहीं जानता है। आज जवाबदेही किसकी है? प्लेन क्रैश हो रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं, लोग तो प्लेन में बैठने से अब डर लग रहा है उनको। तो मैं कहूँगा कि चार्टर प्लेन जो है अगर सुरक्षित नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। कितने लोगों की जान लेंगे आप लोग? हमारे लोगों की जान जा रही है, जिम्मेवार कौन है? इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि सिविल एविएशन को ठीक ठाक करें, ये रिक्वेस्ट होगा मेरा। आज जो बजट पेश हुआ उसमें एयर एम्बुलेंस के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 8 करोड़ रुपए का ये जो बजट का पेशकश हुआ है आज, ये पूरे झारखंड राज्य के जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, यहाँ के किसानों के,
यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के बच्चों, विद्यार्थियों के, उन तमाम चीज़ों को समावेश करते हुए ये बजट का निर्धारण किया गया है। और विशेष रूप से हमारे कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग में भी हम लोगों ने जो महिलाओं को वादा किया था कि महिला किसान खुशहाली योजना के रूप में हम लोग बजट का आवंटन भी किया है, जिसमें जो महिला कृषक हैं उनको कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़ते हुए उनको और सशक्त बना सकते हैं, और इस प्रक्रिया में जो आर्थिक विविधीकरण है ग्रामीण क्षेत्र का, उन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस दिशा में इस बजट को भी, इस योजना को भी प्रस्ताव किया गया था और इसको भी इंक्लूड किया गया है बजट में। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, वो तो कल जब बहस की बारी आएगी तो इनको भी वो इन चीज़ों को जो कह रहे हैं मीडिया में आके, उनको तथ्यों के साथ प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या खास अंतर नहीं है और अंतर है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को इन्हें पूछना चाहिए कि लगातार इनके कार्यकाल में केंद्र सरकार में कैसे कृषि के बजट में गिरावट आई है। हम लोगों ने कृषि के भी बजट में बढ़ावा हमेशा दिया है। इनके समय में, इनके कार्यकाल में केंद्र बजट में कृषि जैसे क्षेत्रों में क्यों गिरावट आई है, इन चीज़ों में भी इनको चर्चा करना चाहिए। बच्चों से राय लेकर के बजट उनके हित में, उनके ज़रूरतों के आधार से कि वे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, उनके आधार से बच्चों का बजट दिया गया और उसमें राशि दी गई। तीसरी चीज़ है क्या कि आप देखेंगे कि प्रत्येक जिलों में कैंसर से पीड़ित लोगों को अपने राज्य में ही राहत देने के लिए प्रत्येक सदर अस्पताल में आपको जो फास्ट एड होगा या जो दवाइयाँ होंगी या उसके लक्षण को पहचान कराने के लिए मशीन का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह बजट प्रतीत हो रहा है कि आम से लेकर के पूरे झारखंड वासियों के लिए यह बजट एक विश्वास का बजट है। अच्छा दादा, एक चीज़ कहा जाता था कि राज्य में खजाना खाली है, ये विपक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जाते थे। आज इसका सवालों का जवाब जो है वो मिल गया है कि 77,000 करोड़ जो है अभी भी राज्य सरकार के खजाने में है। तो विपक्ष तो झूठ बोलती है ना, विपक्ष तो बरगलाती है, विपक्ष तो सिर्फ वो अपना आंकड़ा प्रस्तुत करती है। आज वित्त मंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया, राज्यवासियों को एक संदेश दे दिया कि भाई हमारे पास में इतने खजाने हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि 13,000 करोड़ रुपया जो मैया सम्मान का है उसको माइनस करने के बाद में, तो ये लोग कहते थे ना कि भाई सारा पैसा तो मैया सम्मान में जा रहा है, तो 13,000 करोड़ रुपया को अलग करने के बाद 77,000 करोड़ रुपया है। उसमें भी हमारा 1,36,000 जीएसटी का पैसा बकाया है, हमारा 5,000 करोड़ रुपया बकाया है, टोटल 17,000 करोड़ रुपया जो हमारा टैक्स का पैसा जो सरकार को, केंद्र सरकार को देनी चाहिए, वो नहीं मिलने के बाद में भी आज हम 77,000 करोड़ रुपया हमारे पास में है। अच्छा, खुद से पैरों से चलकर आप लोग बोल रहे हैं मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन बीच में ये कहा जाता है कि इंट्रांस नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, फंड उतने नहीं है, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, हमारे पास में संसाधनों की बेहतर मैनेजमेंट, कुशल नेतृत्व को एक मुकाम देता है। तो हमारे पास में बेहतर मैनेजमेंट है, हमारे पास में रेवेन्यू कलेक्शन ठीक है। हम आप देखेंगे, अगर आंकड़ों से भी देखेंगे तो आज हम 66,66,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हम कलेक्शन है हमारा। तो निश्चित तौर से इससे प्रतीत होता है कि 10 साल में क्या था 10 साल पहले और इधर 2-4 साल में क्या स्थिति है। रेवेन्यू जनरेशन वाला ये स्टेट है, लेकिन डिपेंडेंट भी है ये स्टेट। तो ये देखिए, यहाँ पे माइनिंग है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कल कारखानों की कमी है। कल कारखानों की कमी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चीज़ों के लिए, जैसे अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का ज़्यादातर पैसा तो सेंट्रल ले जा रहा है। हम अगर बिजली की बात करेंगे तो जितने उद्योग के से जितना टैक्सेस आ रहे हैं